तो सुमित यहाँ तक तो डिस्कस हो चुका है, सही है। आज डिस्कस करना है अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और बल्कि एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे विश्व को पढ़ाना भी चाहिए बेसिकली, कि मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर वो कौन कौन से चैलेंज होते हैं जो हमें हमेशा हमेशा सॉल्व करने होते हैं। कहता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से आशय ऐसी समस्याओं से है जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। यानी कि दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम्स हर जगह होंगी, ये समस्याएं सबको फेस करनी पड़ती हैं। कहता है यह आधारभूत समस्या निम्न है। सबसे पहला है कि क्या उत्पादित किया जाए। तो ये जो सीबीएसई से वाले फट बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादित करना है, क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसी अर्थव्यवस्था होती है उसी प्रकार से सामने वाले को, हर किसी की अपनी ज़रूरत अलग अलग है, तो सब अपने अपने हिसाब से, किसी को वस्तुएं चाहिए तो किसी को सेवाएं चाहिए, सबकी ज़रूरतें अलग अलग है, तो अलग अलग हिसाब से सबको अलग अलग सामान चाहिए। तो कहता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है, परंतु संसाधनों की कमी के चलते, क्योंकि संसाधन तो बहुत कम होते हैं, के चलते सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि जिसने जो मुंह खोल दिया उसको वही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर वो आगे क्या कहता है, अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना पड़ता है, मतलब हर किसी को उस टाइम पर डिसीजन लेना होता है कि क्या उत्पादित किया जाए, कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं और तथा सेवाओं में से वह किन किन वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन करेगा। ये उस टाइम पर उनको निर्णय लेना होता है। अगर अभी हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अगर वो केंद्रीकृत है, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निर्णय सरकार को लेना होता है, तो फिर सरकार उस निर्णय को लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि बाजार अर्थव्यवस्था है, तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो फिर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो उस टाइम पे उनको इस बात का निर्णय करना पड़ता है कि भैया कौन सी अर्थव्यवस्था, मतलब हमें यहाँ पे, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, उसे यहाँ पे निर्णय लेना होता है कि हम किन किन वस्तुओं का उत्पादन आराम से कर सकते हैं। यह निर्णय लेना पड़ेगा कि खाद्य पदार्थों एवं आवासों का निर्माण किया जाए अथवा विलासित की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। नहीं आया, मतलब लाइक दो तरह की चीज़ें मान लेते हैं। जैसे हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, मतलब हमारा घरेलू क्षेत्र है, हम घरों में रहते हैं तो हमारा होगा घरेलू क्षेत्र। ये जो कंपनियां चल रही हैं इसको कहते हैं व्यावसायिक क्षेत्र, जहाँ पे बिजनेस होता है, जहाँ पे व्यापार होता है। ठीक है, इनको फर्म्स भी कह सकते हैं। तो 2 पहलुओं में बांट रखा है, उत्पादित की जाने वाले वस्तुओं के प्रकार, इसके अंतर्गत यह निर्णय आता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए। दूसरा क्या है, उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा, इसके अंदर यह निर्णय आता है कि कितना, देख कौन सी वस्तु उत्पादित की जाए और कितनी उत्पादित की जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, ये बड़ा चैलेंज होता है। हाउस होल्ड सेक्टर वाली गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या फिर जो हमारे व्यावसायिक हैं इनको प्रोड्यूस किया जाए, इस प्रकार से सरकार को निर्णय लेना होता है। और ये निर्णय आप अपनी आज की स्थिति को देख के ले सकते हो। अमान के चल शाम का टाइम भूख लग रही है, तुम खाने की चीज़ तो बना नहीं रहे, तुमने कहा कि एक काम करते हैं हम मतलब जो आवश्यकता है कि घरेलू चीज़ों में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। अब रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी लड़ाई, तो लड़ाई के टाइम पे सामने वाले व्यक्ति को बंदूक चाहिए, उस टाइम उसको रोटी नहीं चाहिए। और अगर सामान्य स्थिति है तब उसको रोटी चाहिए। तो आप स्थिति देख के डिसाइड करोगे कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादित किया जाए। फिर दूसरा सवाल आता है कि उत्पादन कैसे करें। अब उसमें देखियो दूसरे केंद्रीय समस्या है जिसके अंतर्गत प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए। वस्तुतः यह उत्पादन की तकनीक के चुनाव से संबंधित है। ऐसा होता है, देखो उन्हें रोज़गार भी लाना है, ठीक है, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी करना है, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। आज के दिन हम दुनिया में नंबर 1 है जनसंख्या के मामले पे। तो हमें अपनी जनसंख्या को रोज़गार भी देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रोडक्शन भी करनी है। तो सबसे पहले वो क्या कहता है, आप श्रम आधारित तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसका ये मतलब होता है समझ, तो कि आप यहाँ लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, मशीनों का कम। इस तकनीक में श्रम का उपयोग पूंजी यानी कि मशीनों से अधिक किया जाता है, जिससे जिस देश की जनसंख्या अधिक हो, जैसे चीन, वहाँ पर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
अब तो हमारा है, अब तो हमारा है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, श्रम आधारित तकनीक का ये फ़ायदा होता है, देख भाई, कि वहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो काफ़ी बेहतर तरीके से मिल पाता है, ठीक है। लेकिन इसकी दिक्कत एक है कि यहाँ पे ना उत्पादन ज़्यादा नहीं होता, मतलब ज़्यादा पीस आप नहीं बना पाते, क्योंकि जब हम मिल के काम करेंगे, हम लेबर की तरह काम कर रहे हैं, तो हम काम थोड़ा स्लो करेंगे, मशीनें काम थोड़ा तेज़ करती हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि आप श्रम आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ये रहा पूंजी आधारित तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यहाँ पे क्या होता है कि इस तकनीक में पूंजी का उपयोग श्रम से अधिक किया जाता है। यहाँ पे लेबर का इस्तेमाल कम होता है, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जिस देश में जनसंख्या कम हो, जैसे अमेरिका, वहाँ पे इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो क्या ये कहता है कि पहले था कि क्या उत्पादित किया जाए, अब वो आप अपनी अर्थव्यवस्था को देख के निर्णय लेंगे आपको क्या उत्पादित करना है। कहने का मतलब ये है कि आप घरेलू क्षेत्रों के लिए चीज़ों का उत्पादन करेंगे या फिर व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए चीज़ों का उत्पादन करेंगे। और फिर कहता है कैसे उत्पादन किया जाए। अब कैसे उत्पादन करने का मतलब ये होता है कि आप श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या फिर पूंजी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जिसकी जैसी अर्थव्यवस्था है वो उस प्रकार निर्णय लेता है। और तीसरा होता है किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इस केंद्रीय समस्या का संबंध आय के विभाजन से। आय का विभाजन का मतलब होता है कोई कम कमाता है तो कोई ज़्यादा कमाता है, तो ये विभाजन हो गया। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि आय के प्रत्येक उत्पादक घटन, आय के प्रत्येक उत्पादक घटक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखियो, जिस भी प्रकार की वस्तु का आप उत्पादन करते हैं, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको उत्पादक या उत्पादन घटक बोला जाता है। जैसे कि श्रम, अभी पढ़ेंगे, का हिस्सा होगा। जैसे श्रम को ये ना, श्रम का मतलब है लेबर जो होती है, को कितनी मजदूरी दी जाए, जिसने अपनी ज़मीन दे रखी है, भूमि को लगान कितना दिया जाए। कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए देता है तो उसको रेंट मिलता है, ठीक है। कोई व्यक्ति एज अ लेबर काम करता है तो उसको श्रम मिलता है। किसी व्यक्ति ने पूंजी लगा रखी है, ये है ना, पूंजी पर ब्याज की दर क्या दी जाए, पूंजी वाले को क्या मिलती है, ब्याज मिलता है। अगर कोई ज़्यादा टाइम तक खेती करता है कोई किसान दूसरे की खेत पे, तो उसकी हो जाती है वो। ऐसा तो नहीं, ऐसा को तो कुछ नहीं है, बस ऐसा होता है जैसे मान के चल हमारे पास खेत हैं, ठीक है, और हमारे खेतों को तुम लोगों ने कहा कि भाई इनको ना हम ले लेते हैं बटाई पे। अब दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि आप हमें सालाना कुछ पैसे पे कर दो, जैसे मैंने कहा कि पूरे साल में आप 5,000 रुपये हमें पे कर देना हमारे खेत के, इस वाले खेत के टुकड़े के, और 1 साल तक ये खेत आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि एक काम करियो कि जो फसल उगेगी उसमें मान के चल 10 किलो हुई तो 3 किलो हमें दे दियो, या 3 किलो 33 ग्राम, वो ऐसे वही 3 किलो 333 ग्राम, इस तरीके से, यानी कि 1/3, और बाकी हिस्सा तू रख लियो। तो कुछ लोग तो फसल के हिसाब से करवा लेते हैं काम, और कुछ लोग क्या करवा लेते हैं, पैसों के हिसाब से करवा लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो रूल से कहा जाता है, इतना डिटेल में तो नहीं पता। जैसे कि अगर एक किराएदारी के मकान में शायद ये कहते हैं कि 10-15 साल उससे ज़्यादा से रह रहा है तो वो उसकी जगह हो जाती है, बट शायद लोग ऐसा तो है नहीं कि यूँ करके दे दें, ठीक है। इतने कानून तो हमें भी नहीं पता, लॉ में घुसना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है ना कि किसी ने ज़िंदगी भर, आप किसी को 10 साल हो गए हमारे खेत इस्तेमाल करते हो तो खेत उनके हो गए। हमने खेत उनको सिर्फ इसलिए दे रखे हैं ताकि वो बदले में हमें उस खेत को इस्तेमाल करने के लिए थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं या फिर फसल दे देते हैं, ठीक है। ऐसे चलता है, ये गाँव देहात में बहुत चलता है। तो ध्यान रखिए, श्रम के बदले श्रम वाले व्यक्ति को क्या मिलती है, मजदूरी। जो भूमि देता है उसको क्या मिलता है, लगान। या लगान का मतलब ना किराए से मान ले। पूंजी वाले को ब्याज। एवं साहसी को कितना, साहसी का मतलब होता है जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, क्योंकि बिजनेस में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, यानी कि प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लॉस। आय के विभाजन के पश्चात ये सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ता के पास वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने हेतु पर्याप्त संसाधन है अथवा नहीं है। यानी कि आप लोगों की इनकम देखोगे, किसी क्षेत्र में इनकम तो इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए तो कुछ भी प्रोड्यूस कर दो, वो कुछ भी खरीद लेंगे। और किसी किसी क्षेत्र में लोगों की आय इतनी कम है कि उनके लिए ना बहुत बेसिक चीज़ें उत्पादित की जाती हैं, तब जाके उसको खरीद सकते हैं। अब कोई मजदूर तो 100 रुपये कमा रहा है ना, और वहीं एक व्यक्ति ऐसा जो लाख रुपए कमा रहा है, तो कितना फ़र्क आ जाएगा। लाख रुपए वाला व्यक्ति तो आराम से खरीद लेगा चीज़ें, लेकिन 100 रुपये वाला व्यक्ति तो नहीं खरीद पाएगा ना, ये वाली बात है। आगे इसको पढ़ें तो वो कहता भाई कि अर्थशास्त्र की इस समस्या के निम्न रूप को भी साझा किया जा सकता है या समझा जा सकता है, उल्टा पढ़ दिया, निम्न रूप से भी समझाया जा सकता है। संसाधनों के सीमित भागों में होने के कारण, संसाधन तो सीमित है, संसाधन के सीमित भाग होने के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज में सभी वर्गों के लिए आवश्यक मात्रा में वस्तुओं तथा उत्पादन नहीं कर सकती। संसाधन लिमिटेड हैं,
इसका ये है कि जिसकी पहली ज़रूरत है, देख वो डिपेंड करता है, अगर वो अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है कुल मिला के। सरकारी अर्थव्यवस्था है तो वो पहले लोगों के भलाई हेतु चीज़ें उत्पादित करेंगे कि जो लोगों को आराम से लोग खरीद सकें। लेकिन अगर वहीं बाजार अर्थव्यवस्था है तो जो पहले खरीद सकता है, जो पहले खरीद सकता है, जिससे ज़्यादा मुनाफे होगा, आप उनके लिए उत्पादित करेंगे, यानी कि गरीबों के लिए उत्पादित करेंगे या अमीरों के लिए। कुल मिला के ये शब्द आ जाता है। तो कहता है, देखियो यहाँ पे इसको आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, जब इनको क्वेश्चन में करने की प्रैक्टिस करेंगे ना तभी चीज़ समझ में आ जाएगी। फिलहाल अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी तो उसको वन शॉट में भी पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लगाने, सब कुछ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि संसाधन को हो गए, यहाँ पे कहाँ तक थे हम, नहीं कर सकती, मतलब सभी के लिए उत्पादन नहीं कर सकती। यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाए, निर्धन वर्ग का मतलब है गरीबों के लिए, तो इसमें सामाजिक न्याय को तो प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु इसमें उत्पादकों का लाभ कम होगा तथा सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि निम्न होगी। अगर आप गरीबों के लिए उत्पादित करते हैं तो ये सोशल वेलफेयर, जो कहते हैं ना सामाजिक न्याय, सोशल वेलफेयर, समाज के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो उत्पादित कर रहा है उसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर ऐसे डिसीजन सरकार लेती है, और सरकार प्रॉफिट को ध्यान में रख के, यानी कि लाभ को ध्यान में रख के निर्णय नहीं लेती, वो गरीबों को ध्यान में रख के निर्णय लेती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो होगी तो अर्थव्यवस्था लंबे समय तक पिछड़ी रहेगी। अगर आप सिर्फ गरीबों को ध्यान रखेंगे तो आप सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, आप बढ़ेंगे कम, ये वाला भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। इस अर्थव्यवस्था में ये कहता है समक्ष चयन की समस्या उत्पन्न होती है, अतः सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए, यह सकल घरेलू उत्पाद का ये सर्वाधिक, क्या ये मुंह सूख जाता है, सर्वाधित किया जाए, इस तरीके से पढ़ सकते हैं इसको, मतलब समझ। अगर गरीबों के लिए उत्पादन करेंगे तो सामाजिक विकास होगा, अर्थव्यवस्था पिछड़ी रहेगी। अमीरों के लिए उत्पादन करेंगे, ठीक है, तो गरीबों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो जो पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है, जो मतलब जो गरीब हैं, जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाएगा कभी। तो दोनों चीज़ों में बड़ा टास्क होता है कि अमीरों के लिए उत्पादित करें, गरीबों के लिए उत्पादन करें, ये चीज़ भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया में हर देश के हर कोने में पाई जाती है। नोट, आधुनिक अर्थशास्त्रों ने एक चौथी केंद्रीय समस्या को भी परिभाषित किया है। इसको क्या कहते हैं, यह समस्या संसाधनों के संवर्धन एवं सतत विकास, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मतलब समझिए इसका क्या है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधनों में संवर्धन एवं सतत विकास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक तो हमें संसाधनों को भी बनाना चाहिए। आज के एग्जाम्पल दे तो जैसे धूप है, धूप सिंपल पड़ती है, तो आप सोलार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोलार एनर्जी आपके घर को पूरी बिजली प्रोवाइड करेगी, ये हमारे कुदरत को भी नुकसान नहीं देगा, क्योंकि जो बिजली यहाँ पे बनती है ज़्यादातर कोयले से बनती है। तो आपको इस प्रकार से ग्रोथ करनी है कि मतलब आपको संसाधनों को भी बढ़ाना है ना। और ये जो कहता है ना कि सतत विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ये ऐसी डेवलपमेंट होती है, ऐसा विकास होता है सुमित, कि आज के दिन देख पहाड़ों में कितनी बुरी हालत है, कहीं कहीं इतनी बारिश पड़ गई है कि हालत डाउन है बुरी तरीके से, और कहीं कहीं अभी भी बारिश नहीं। स्टिल भारत में बहुत जगहों पे ऐसी बारिश है जो कम पड़ी है। बिहार में बारिश कम पड़ी है यार, 11 पॉइंट कुछ मिलीमीटर होती है, कम पड़े 3 मिलीमीटर के आसपास पड़ी है मात्र, ठीक है, ये दिक्कत है। तो वो ये कहते हैं भैया कि आपको इस प्रकार का विकास करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी संसाधन बचे रहें, और हमें संसाधन की लगातार उत्पत्ति भी करनी है, संसाधनों को बचा के चलना है, तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक में यहाँ पे है, ठीक है। अगर चेक पॉइंट की बात करें तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ किसे कहते हैं, ये तो एक क्वेश्चन के तौर पे पढ़ सकता है, ठीक है। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, 2 थे ना, वो व्यष्टि और समष्टि वाला फेज था। चीन किस तकनीक के अंतर्गत आता है, हमने पढ़ा था, अभी चीन आता है, श्रम आधारित तकनीक के अंदर आता है। चौथी केंद्रीय समस्या किससे संबंधित है, ये संसाधनों के संवर्धन एवं सतत विकास से संबंधित है, इत्यादि। तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है।